हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजूस था। आप सभी के बीच में आज फिर एक नई हरियाणा जी की क्लास लेके यूनिक स्टडी हब चैनल के ऊपर आज फिर हमारी एक नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसके अंदर हम हरियाणा जी के का एक और थोड़ी टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर हम हरियाणा की नदियों को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने हरियाणा की नदियों को दो भागों में डिवाइड किया था। एक जो भाग था वो था हमारा उत्तर हरियाणा की नदियाँ और दूसरा जो था वो था हमारा दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। उत्तर हरियाणा की जितनी भी नदियाँ थी वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी थी, जिसमें अगर हम बात करते हैं यमुना नदी को हमने पढ़ लिया था, यमुना की जो सहायक नदियाँ उनको भी हमने पढ़ लिया था, घग्गर नदी को हमने पढ़ा था और घग्गर नदी की सहायक नदियाँ जिसमें टांगरी नदी को हमने पढ़ा था, आमरी, बलियाली, राका या राक्षसी नदी जिसको हम बोलते हैं, चेतांग नदी, या फिर हम बात करते हैं कि प्राचीन समय में जो हमारी एक नदी बहती थी जो आज जो कि हमारे अस्तित्व में नहीं है, जिसका नाम है सरस्वती नदी, उसको भी हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे। तो इतनी सारी जो नदियाँ थी वो उत्तर हरियाणा की हम कर चुके थे, लेकिन आज की जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कौन सी नदियाँ, दक्षिण हरियाणा की नदियों के बारे में। दक्षिण हरियाणा की नदियों को तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है? वो ये है कि दक्षिण हरियाणा की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो हमारी कौन सी नदी है। तो दक्षिण हरियाणा की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो हमारी साहिबी नदी है, आप सभी को पता भी होगा। तो आज हम दक्षिण हरियाणा की नदियों को अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो बात ये है कि दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं। देखो, जो हमने उत्तर हरियाणा की नदियाँ जो हमने स्टार्ट की थी वो सारी की सारी हमने शिवालिक से स्टार्ट की थी। आपको पता है ना, शिवालिक हिमालय से हमने स्टार्ट की थी। दक्षिण हरियाणा का मतलब है कि वो सारी की सारी जो नदियां हैं वो हमारी दक्षिणी दिशा से आएगी, वो उत्तर से थी, वो हमारे दक्षिण में स्थित है। तो दक्षिण दिशा के अंदर हमें जितनी भी हरियाणा, जो हमारा दक्षिण हरियाणा है उसके अंदर आपको जितने भी ये पर्वत नजर आएंगे उन पर्वतों को आप क्या बोलते हो? सबसे पहले तो ये आता है, तो इन पर्वतों को हम क्या नाम देते हैं? इनको हम अरावली पर्वत का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? इनको अरावली पर्वत बोलते हैं। अरावली जो पर्वत है इनका जो विस्तार है वो हमारा गुजरात से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? गुजरात से स्टार्ट होता है। राजस्थान में भी इसका विस्तार है हमारा, और अगर हम बात करते हैं दिल्ली में भी विस्तार है, और हमारे हरियाणा के अंदर भी विस्तार है। किसका? हमारे अरावली पर्वत का। ये हमारा प्राचीनतम एक पर्वत है, विश्व का प्राचीनतम पर्वत हम इसको बोल सकते हैं। अरावली जो पर्वत है इसको हरियाणा में हम किस नाम से पुकारते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी अरावली पर्वत को हम हरियाणा में मेवाती पहाड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेवाती पहाड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। तो मैंने आपको ये बताया है कि जिन नदियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो दक्षिण हरियाणा में हमारे जितने भी पर्वत हैं उनको हम अरावली पर्वत कहते हैं। और अरावली जो पर्वत है इसका जो विस्तार है वो हमारा गुजरात से स्टार्ट होता है, राजस्थान में भी है, दिल्ली में भी है, और हमारे हरियाणा में भी इसका विस्तार है। और इनका जो विस्तार है हमारे हरियाणा में है, इसीलिए हरियाणा में जितनी नदियाँ निकलती हैं वो हमारी अरावली पर्वत से आती हैं। इन्हीं अरावली पर्वतों को हम हरियाणा में क्या कहते हैं? मेवाती पहाड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई होगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज की जो हमारी सबसे पहली जो नदी है वो हमारी कौन सी है जिसको हम पढ़ेंगे। तो ये तो मैं साफ कर देती हूँ। देखो, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर किसके बारे में? साहिबी नदी के बारे में। अब साहिबी नदी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो उद्गम होता है वो हमारा कहाँ से होता है। तो देखो, इसका उद्गम कहाँ से होगा? दक्षिण हरियाणा से होगा। अब दक्षिण हरियाणा के देखो एक अरावली क्षेत्र है हमारा। ये जो अरावली क्षेत्र है ना, ये आप सभी को पता है कि राजस्थान का है ना, हमें पता है इस चीज़ का। अरावली क्षेत्र का हमारा एक ज़िला है जिसका नाम है सिकरी ज़िला। क्या नाम है? सिकरी एक इसका ज़िला है। और इसी ज़िले के अंदर हमारा एक गांव है जिसका नाम है अजीतगढ़ गांव। क्या है? अजीतगढ़ गांव इसका नाम है। और अजीतगढ़ गांव के साइड में ही एक और गांव है जिसका नाम है मनोहरपुर गांव। क्या है? मनोहरपुर एक और गांव है, ठीक है। इस मनोहरपुर गांव से ही वर्षा के समय एक जलधारा निकलती है। वर्षा के समय यानी कि ये हमारी जो नदी है वो हमारी मौसमी नदी है, तो वर्षा के समय एक जलधारा निकलती है, और निकलने वाली इसी जलधारा का जो नाम है वो क्या है हमारा? वो हमारा साहिबी नदी है। कौन सी नदी है ये? साहिबी नदी है। क्या बताया मैंने आपको? समझ में आया होगा। मैंने आपको ये बताया है कि जो हमारी साहिबी नदी है ये हमारे कौन से पर्वत
पर्वतों से निकलती है? दक्षिण हरियाणा के पर्वतों से। दक्षिण हरियाणा के पर्वतों को हम क्या बोलते हैं? अरावली पर्वत बोलते हैं। अरावली पर्वतों का विस्तार हमारा राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में एक अरावली क्षेत्र पड़ता है। इसका एक ज़िला है जिसका नाम है सिकरी ज़िला। सिकरी ज़िले के अजीतगढ़ गाँव के साइड में एक और गाँव है मनोहरपुर गाँव, या फिर आप बोल सकते हो अजीतगढ़ गाँव से 2 किलोमीटर दूर हमारा, ठीक है ना, एक वर्षा के समय जलधारा निकलती है। और निकलने वाली इस जलधारा का नाम क्या है? हमारा साहिबी नदी है। ये मैंने आपको बताया है साहिबी नदी का उद्गम स्थल। आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो मैं साफ कर देती हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं कि हमारी जो साहिबी नदी है वो हरियाणा में सबसे पहले फिर कहाँ प्रवेश करती है, ठीक है ना। देखो हरियाणा में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगी ये नदी हमारी? हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? तो जो दक्षिणी भाग के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं में प्रवेश करेगी। तो सबसे पहले ये आती है हमारे किसके अंदर? रेवाड़ी के अंदर आती है। रेवाड़ी हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है और रेवाड़ी का एक धारूहेड़ा क्षेत्र है, तो धारूहेड़ा के अंदर आती है हमारी सबसे पहले। उसके बाद ये आगे बढ़ती है, आगे आती है ये मसाणी के अंदर। मसाणी एक गांव है, मसाणी में आती है। मसाणी गांव भी हमारा रेवाड़ी का ही है। और इसके लिए आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ अपना ये स्पष्ट मार्ग बना देती है। क्या बना देती है? अपना स्पष्ट मार्ग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साहिबी जो नदी है वो हरियाणा के कौन से ज़िले के अंदर अपना स्पष्ट मार्ग बनाती है? तो मसाणी गांव के अंदर बनाती है, जो कि हमारा रेवाड़ी ज़िले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ती है, आगे फिर आती है ये हमारे पटौदी के अंदर। और आप सभी को पता है कि पटौदी जो है वो हमारे गुरुग्राम ज़िले का एक डिस्ट्रिक्ट, एक आपकी वो है, तहसील भी है हमारी ये, ठीक है ना। तो पटौदी के अंदर आती है, गुरुग्राम के अंदर। आगे बढ़ती है, आगे फिर हरियाणा के झज्जर में आती है। झज्जर का एक गांव है जिसका नाम है कुतानी गांव। क्या नाम है? कुतानी गांव है। इस गांव को अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारी साहिबी नदी है ना, ये झज्जर के कुतानी गाँव से अपने 2 मार्ग बना लेती है, यानी कि 2 जलधाराओं में ये विभाजित हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहिबी नदी हरियाणा के कौन से ज़िले के अंदर अपनी 2 जलधाराएं विभाजित करती है? तो झज्जर ज़िले के अंदर विभाजित करती है, झज्जर ज़िले के कुतानी गांव में विभाजित करती है। अब ना कुछ देर तक तो ये दोनों धाराएं जो है वो अलग अलग चलती है, लेकिन आगे जाके फिर क्या हो जाती है? आगे जाके एक ही बन जाती है, यानी कि 2 जलधाराएं आगे इकट्ठी हो जाती है। कहाँ होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो एक जो होती है वो होती है सोंधी नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? सोंधी नामक स्थान पर ये इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। क्या बताया मैंने अभी तक आपको? मैंने आपको ये बताया है कि हरियाणा में जो सबसे पहले प्रवेश करेगी वो तुम्हारे रेवाड़ी में प्रवेश करेगी। रेवाड़ी, जो कि रेवाड़ी के अंदर एक धारूहेड़ा है, धारूहेड़ा के अंदर सबसे पहले आती है। आगे आती है ये मसाणी गांव में, जहां अपना स्पष्ट मार्ग बना लेती है। आगे ये पटौदी में आती है, जो कि गुरुग्राम जिले का क्षेत्र है। और आगे झज्जर में आती है, लेकिन झज्जर के कुतानी गांव के अंदर ये अपनी 2 जलधाराओं में विभाजित हो जाती है। और आगे जाके ये फिर एक बार इकट्ठी हो जाती है। कहाँ? सोंधी नामक स्थान पर एकत्रित हो जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं इकट्ठी हो जाती है। ये आगे फिर बढ़ती है और आगे चली जाती है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। और दिल्ली का एक क्षेत्र है जिसका नाम है नजफगढ़ क्षेत्र। क्या है? नजफगढ़ नाम एक क्षेत्र है। तो नजफगढ़ क्षेत्र के अंदर यहाँ पर क्या करती है? यहाँ अपना पानी गिराने का काम करती है। कहाँ गिराती है? एक ढांसा नामक गांव है उसके अंदर, और इसी से इसका नाम पड़ जाता है ढांसा बांध। क्या? ढांसा बांध इसका नाम पड़ जाता है। यानी कि हमारी साहिबी नदी जो है वो हमारी ऐसे चलती हुई कहाँ अपना लास्ट में पानी गिराती है? तो दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में ढांसा बांध में अपना पानी गिरा देती है। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी ना। तो एक बार रिवाइज करते हैं। रेवाड़ी में आती है, फिर ये हमारे मसानी गांव में आती है, पटौदी में आती है, झज्जर के कुतानी गांव में 2 जलधारा में विभाजित होती है, इकट्ठी होकर सोंधी नामक स्थान पर एकत्रित हो जाती है। आगे बढ़ती है दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र में, और यहाँ ढांसा बांध में अपना पानी क्या करती है? ये अपना पानी गिरा देती है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब है ना, क्या होता है कि इसी साहिबी नदी को नजफगढ़ क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको हम यहाँ खुला नाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुला नाला हम इसको बोलते हैं। ये जो नाम है वो क्या है? साहिबी नदी का नाम है। इसको खुला नाला भी बोलते हैं, और भी इसके कुछ नाम है वो भी बता देती हूँ। इसको हम साबी नदी भी बोल देते हैं। क्या?
साबी नदी बोल देते हैं। इसको हम ड्रेन नंबर 8 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेन नंबर 8 भी बोलते हैं। ये अन्य नाम है हमारे किसके? साहिबी नदी के अन्य नाम है खुला नाला, साबी नदी और ड्रेन नंबर 8। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जो हमारी साहिबी नदी है वो नजब मतलब कौन से क्षेत्र के अंदर पानी गिराती है, तो वहाँ आपको ऑप्शन में नजफगढ़ मिल सकता है, नजफगढ़ बोल सकते हो। आपको पूछे कौन से नाले में पानी गिराती है, नजफगढ़ नाले में पानी गिराती है। आपसे पूछे कौन से बांध के अंदर पानी गिराती है, तो ढांसा बांध में पानी गिराती है। लेकिन ये सारे के सारे हैं तो हमारे नजफगढ़ क्षेत्र में ही, लेकिन वही बात है ना, एग्जामिनर हमें घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं साफ कर देती हूँ। आगे बढ़ते हैं। देखो एक दो बात और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमारे दक्षिण हरियाणा की कोई ज़्यादा बड़ी नदियाँ हैं नहीं, क्योंकि उत्तर हरियाणा की जो नदियाँ थी वो तो काफ़ी बड़ी थी हमारी। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि साहिबी जो नदी है वो एक हमारी ऋग्वेद कालीन नदी है। क्या है? ऋग्वेद कालीन नदी है, यानी कि ऋग्वेद के समय की भी ये नदी है, इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अगर हम और बात करते हैं तो साहिबी नदी जो है वो दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो हमारी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे? साहिबी नदी है हमारी। अच्छा, इसका जो नाम है वो साहिबी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में, अगर हम बात करें प्राचीन समय के अंदर, आज की बात नहीं है, ये पहले टाइम की बात है, तो प्राचीन समय में 100 नदियाँ जो है वो इसके अंदर पानी गिराती थी। 100 नदियाँ इसमें पानी गिराती थी, ठीक है ना। इसी रीज़न से इसका नाम क्या पड़ जाता है? इसका नाम पड़ जाता है साहिबी नदी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें आप कर लोगे ना। अब हम बात करते हैं कि साहिबी नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में और हम बात कर लेते हैं। साहिबी की जो सहायक नदी है उनके बारे में। तो साहिबी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था। तो इसमें जो हमारी नदियाँ आएंगी उनमें कौन कौन सी नदियाँ आएंगी? देखो सबसे पहले आती है हमारी सोता नदी। कौन सी नदी आती है? सोता नदी आती है। फिर हमारी आती है इसके अंदर इंदौरी नदी आती है एक, ठीक है। एक हमारी आती है कृष्णावती नदी। आपको पता भी होगा सारी नदियों के बारे में, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो एक हमारी कृष्णावती नदी है, एक हमारी दोहन नदी है। दोहन नदी का तो हमारा क्वेश्चन बना भी है पहले कि दोहन नदी जो है वो हरियाणा के अंदर जो है वो हमारी कितने किलोमीटर बहती है, ये क्वेश्चन हमारा पहले बन भी चुका है इसके अंदर। और एक जो हमारी लास्ट है वो है बरकानिया नाला। क्या है? बरकानिया नाला। तो ये सारी की सारी जो है वो हमारी साहिबी की सहायक नदियाँ हैं। इसमें से हम जो पढ़ेंगे वो हम इंदौरी नदी को पढ़ेंगे, कृष्णावती को पढ़ेंगे, दोहन को पढ़ेंगे। इन दोनों नदी को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो निकलते हैं ना वो राजस्थान से निकलते हैं, और आप सभी को पता है कि हम हरियाणा जीके कर रहे हैं, ना कि हम राजस्थान की जीके कर रहे हैं। तो ये दोनों नदी आपको ध्यान रखना है, बरकानिया नाला और सोता नदी जो है वो हमारी राजस्थान से निकलती है। हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर इंदौरी नदी को, कृष्णावती नदी को और दोहन नदी को। तो इस प्रकार देखो हमारी साहिबी नदी जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गई होगी। एक बार फटाफट इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट नदी को करते हैं। नेक्स्ट हम नदी पढ़ने वाले हैं वो हम इंदौरी नदी को पढ़ने वाले हैं। साफ कर देती हूँ। छोटी छोटी नदियाँ ही हमारे कुछ ज़्यादा बड़ी नदियाँ हैं नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। तो फटाफट हम इनको कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। आज हम बांध भी इसके अंदर देख लेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारी जो नदी आती है वो आती है कौन सी? इंदौरी नदी आती है। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि इंदौरी नदी का जो उद्गम होता है फिर कहाँ से होता है। तो इंदौरी नदी का जो उद्गम होता है वो मेवात की जो हमारी पहाड़ियाँ हैं ना, मेवात की पहाड़ियों के अंदर, मेवात की पहाड़ियों में इंदौर के नाम से एक दुर्ग है, इंदौरी दुर्ग है। अब देखो वैसे तो इंदौर हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन मेवात की पहाड़ियों में इंदौरी दुर्ग है। दुर्ग का मतलब क्या होता है? दुर्ग का मतलब होता है किला, और इसी किले से एक जलधारा निकलती है, ठीक है। वर्षा के समय एक जलधारा निकलती है, और निकलने वाली इसी जलधारा का जो नाम है वो क्या है? हमारा इंदौरी नदी है। तो इंदौरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? मेवात की पहाड़ियों में से इंदौरी दुर्ग से वर्षा के समय जलधारा निकलती है, और निकलने वाली जलधारा का नाम क्या है? हमारा इंदौरी नदी है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन आगे जब ये अपना पानी गिराते हैं ना तो ये दो शाखा में डिवाइड हो जाती है। जो हमारी इंदौरी नदी है ये दो शाखा में डिवाइड हो जाती है। कैसे? हम बात करते हैं। देखो इंदौरी नदी जो है वो एक तो अपना जो पानी है वो कहाँ गिराती है? कोट कासिम में अपना पानी गिराती है। कोट कासिम क्षेत्र में, जो कि हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, तो राजस्थान में अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। लिख देती हूँ मैं, पानी गिराती है यहाँ अपना
किसके अंदर गिराएगी, साहिबी नदी के अंदर पानी गिराएगी, क्योंकि उसी की सहायक नदी है ये हमारी। और एक ना हमारे गुरुग्राम के पटौदी के अंदर, गुरुग्राम के पटौदी में क्या करती है अपना, ये साहिबी नदी में पानी गिरा देती है। तो ये दो शाखा में डिवाइड होता है। पूछ रहा जाता है कि दक्षिण हरियाणा की कौन सी नदी है जो कि अपना जो पानी है वो दो शाखा में डिवाइड करके गिराती है। तो दो शाखा में कौन सी में, एक तो कोटकासी में गिराती है जो कि राजस्थान में है, एक हमारा पटौदी जो कि गुरुग्राम में है। कौन सी नदी है, इंदौरी नदी है, जो कि मेवात की पहाड़ियों में इंदौरी दुर्ग से निकलती है। ये आपको समझ में आ गई होगी। छोटी सी नदी है इंदौरी नदी, में ज़्यादा बड़ी नहीं है हमारी, ठीक है। इसको साफ कर देती हूँ मैं, नोट्स आप साथ में बना ही रहे होंगे। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी नदी आती है, नेक्स्ट हमारी आती है कृष्णावती नदी। कौन सी नदी आती है, कृष्णावती नदी आती है। अब हम बात करते हैं कृष्णावती नदी के बारे में। कृष्णावती जो नदी है, सबसे पहले तो इसका एक और नाम है, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसको हम कसोती नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कसोती नदी। तो ध्यान रखना कृष्णावती नदी ही हमारी कसोती नदी है। कहीं आप सोचते रह जाओ ये कसोती नदी हमारी कौन सी है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी जयपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जयपुर की पहाड़ियों से। यानी कि जयपुर जो है वो हमारा कहाँ है, वो हमारा राजस्थान में है। तो जयपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर जयपुर की पहाड़ियाँ यानी कि राजस्थान से निकल रही है तो ये जो सिंचाई का काम करेगी वो राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में करेगी और हमारे हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों में करेगी। तो ये बात हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्षेत्र की सिंचाई करती है। तो ये जो सिंचाई करती है, ठीक है ना, वो किस किस क्षेत्र की करती है। देखो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का एक तो निमराना क्षेत्र है, राजस्थान का एक तो निमराना क्षेत्र है, यहाँ ये सिंचाई का काम करती है। निमराना के बाद हम बात करते हैं एक सुरेटी है, यहाँ पे भी ये सिंचाई का काम करती है। एक छुच्चकवास है, ये भी सिंचाई का काम करती है हमारा छुच्चकवास, ठीक है ना। अगर हम बात करें हरियाणा में तो हरियाणा में ये गुरुग्राम में सिंचाई का काम करती है। गुरुग्राम के पास लगता हमारा जो झज्जर है उसमें भी करेगी, ठीक है ना। और झज्जर के साथ में ये हमारा करती है रेवाड़ी के अंदर और एक करती है रोहतक के अंदर। तो देखो इतने क्षेत्रों की क्या करती है, सिंचाई करती है। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा। उद्गम तो इसका जयपुर से होता है, शायद आपसे ना पूछा जाए, लेकिन ये आपके लिए ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि कृष्णावती जो नदी है वो हमारे हरियाणा के भी कुछ क्षेत्रों के खेतों में सिंचाई करती है, जिसमें गुरुग्राम आता है, झज्जर आता है, रेवाड़ी आता है और रोहतक आता है। और बाद में क्या होती है, ये जो कृष्णावती नदी है वो हमारी विलुप्त हो जाती है, विलय हो जाती है किसके अंदर, हमारी ये साहिबी नदी के अंदर। तो हम बोल सकते हैं कि साहिबी की जो सहायक नदी है वो हमारी कौन सी है, वो हमारी कृष्णावती नदी है। नॉर्मल सी बात है, कर लोगे ना आप, ये हो गया ना आपका। अब लास्ट हम नदी पढ़ लेते हैं इसके अंदर। हमारी लास्ट जो नदी है वो हमारी कौन सी नदी है, वो है हमारी दोहन नदी। इसके अंदर कौन सी नदी आती है, दोहन नदी। ये आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कृष्णावती नदी का जो हरियाणा में विस्तार है ना वो 20 किलोमीटर है। कितना है, 20 किलोमीटर, विस्तार के 20 किलोमीटर तक बहती है ये हमारी दोहन नदी की। अगर हम बात करते हैं तो दोहन नदी का जो उद्गम होता है ना हमारा, ये कहाँ से होता है, ये हमारा होता है राजस्थान के नीम का थाना नामक स्थान से, नीम का थाना नामक स्थान से। देखो इसका विस्तार, इसका जो उद्गम हो रहा है वो भी कहाँ से हो रहा है, वो भी हमारा राजस्थान से हो रहा है। तो शायद आपसे ना पूछा जाए, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय के अंदर इसका जो उद्गम हुआ था, प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं तो हमारे एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था भृगु ऋषि। क्या नाम था, भृगु ऋषि इनका नाम था, भृगु ऋषि इनका नाम था। तो भृगु ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम था पोलीमा। क्या नाम था, पोलीमा। तो ऐसा माना जाता है कि एक बार जो भृगु ऋषि की पत्नी थी पोलीमा, उनके आंखों में इतने आंसू आए थे, मतलब वो इतना रोई थी कि उनके आंखों से क्या हुआ था, जलधारा निकलने लगी थी। और उसी जलधारा को हम क्या नाम दे देते हैं, दोहन नदी बोल देते हैं। अब ये नहीं पता कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसा बोला जाता है, तो मैंने आपको करवा दिया कि क्या पता HSS से हमारा यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको पता होना चाहिए कि दोहन नदी ही वो नदी है जिसका जो उद्गम होता है वो भृगु ऋषि की पत्नी पोलीमा के नेत्रों से बहकर होता है। ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया है। अब हम बात करें कि दोहन नदी जो है इसकी हरियाणा में जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दोहन नदी हरियाणा के अंदर जो है वो कितनी बहती है, कितने किलोमीटर बहती है। तो ये 50 किलोमीटर बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर ये बाद में क्या होता है, बाद में ये विलुप्त हो जाती है। हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर जो है ये हमारी विलुप्त हो जाती है, महेंद्रगढ़ में
विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, देखो दक्षिण हरियाणा की हमारी छोटी छोटी नदियाँ थी जिनको हमने अच्छे से कर लिया है, और जो हमारी उत्तर हरियाणा की नदियाँ हैं, अगर आपने वो नहीं की है तो मेरे पीछे वाली क्लास देख लेना, उसके अंदर आपको सारी की सारी समझ में आ जाएगी। रिवर ऑफ हरियाणा हमारा एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हमारे जो बांध बनाए गए ना उसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं कि जो बांध होता है वो क्या होता है, उसका निर्माण हम कैसे करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से बांध हमारे हरियाणा के अंदर हैं। देखो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि बांध जो होता है वो क्या होता है। बांध बोल देते हैं हम, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बैराज बोल देते हैं, या फिर हम इसको डैम बोल देते हैं। तो बांध क्या होता है, देखो बहता हुआ पानी, यानी कि पानी बह रहा है और उसको हम बीच में अगर रोक देते हैं, उसमें कोई अवरुद्ध डाल देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बांध बोलते हैं। अब बात आती है कि बहते हुए पानी को हम बीच में क्यों रोक लेते हैं, इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि उस पानी को हम स्टोर करना चाहते हैं। अब देखो हम जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि हम किसी गाँव में रहते हैं, किसी कस्बे में रहते हैं, किसी बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, बहुत बड़े शहर में रहते हैं, लेकिन कहीं भी रहें हमें पानी की तो ज़रूरत होगी ना। पानी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और इसीलिए आप सभी को पता है कि पानी की जो किल्लत है वो हमारे पास में बहुत है, यानी कि पानी जो है वो हमारे पास कम है। आज के टाइम में हम अच्छे से पानी का अगर यूज़ नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर में पानी मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए उस पानी को व्यस्त, मतलब वो पानी ना बह जाए, इसी रीज़न से हम क्या करते हैं, इस पानी को हम स्टोर कर लेते हैं एक जगह पर, और उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्टोर किए हुए पानी को हम क्या बोल देते हैं, बांध बोल देते हैं। अब बात ये आती है कि बांध फिर हमारे क्यों बनाए जाते हैं, यानी कि बांध बनाए जाने के पीछे उद्देश्य भी तो होंगे ना। बांध बनाए जाने के उद्देश्य हैं, ठीक है, कोई ना कोई उद्देश्य है। अब सीधी सी बात है, देखो पानी को स्टोर हम क्यों करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पेयजल पानी, यानी कि पीने के लिए सबसे पहले पानी चाहिएगा हमें, पेयजल हेतु। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, पानी से हम क्या करते हैं, बिजली भी तो बनाते हैं ना पानी से, तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर विद्युत परियोजना। ठीक है, विद्युत जल परियोजना लिख दो आप। ठीक है, तो पानी पीने के लिए भी हमें चाहिए। दूसरा, बाढ़ से बचाने के लिए। अब देखो एक नदी है हमारी, ठीक है ना, तो नदी के अंदर जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो पानी हमारा बाहर निकल आएगा, और बाहर निकल आएगा तो आसपास के जो क्षेत्र हैं वो तो हमारे डूब जाएंगे ना पानी के अंदर। तो बाढ़ से बचाने हेतु तो भी हमें पानी को स्टोर करना पड़ता है, ताकि वो पानी हमारा आगे ना बहे, वो व्यर्थ भी ना हो और इसके अंदर कोई और डूब भी ना सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो अगर हम और बात करें तो भूमि की सिंचाई के लिए। अब खेतों में अगर हमें कोई भी धान वगैरह जो भी हमें लगानी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो भूमि की सिंचाई यानी कि खेतों की सिंचाई के लिए तो हमारे बांध बनाए जाने के पीछे 4 उद्देश्य हैं। एक तो पेयजल हेतु, पानी पीने के लिए, जल विद्युत परियोजना क्योंकि पानी से बिजली भी बनाते हैं, और दूसरा बाढ़ से बचाने हेतु, और लास्ट है हमारा भूमि की सिंचाई के लिए। ये आपको समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं कि बांध बनाए जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, यानी कि बांध बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं, बांध बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं। अब आप बताइए मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए बांध बनाने के लिए। अब ये तो है नहीं कि हम एक कागज़ का बना देंगे इसके अंदर, ठीक है ना, वो तो मजबूत बनाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि पानी को रोकना इतना आसान चीज़ भी नहीं है। जब पानी बहुत ज़्यादा बहाव में होता है तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो बांध बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं, जिनमें हमें कंक्रीट चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, कंक्रीट की आवश्यकता होती है, और हमें चेक मिट्टी की आवश्यकता होती है। ये हमारी एक मिट्टी होती है, वैसे तो इससे ना एक काम चलाऊ सा हमारा बांध बनता है, बट इसकी आवश्यकता होती है हमें। और हम बात करें तो हम लकड़ी का उपयोग करके भी हम बांध बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे कि बांध के निर्माण जो होते हैं, बांध जो बनाए जाते हैं वो कितने प्रकार के हमें बनाए जाते हैं। ठीक है, फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा ना आपको, समझ में तो आ ही रहा है, मेरे को पता है, कर लोगे आप अच्छे से। ठीक है, तो देखो आगे हम बात करते हैं कि बांध कितने प्रकार के होते हैं। बांध के प्रकार, बांध जो होते हैं ना वो हमारे 3 प्रकार के बनाए जाते हैं, ठीक है ना, 3 प्रकार के हमारे बनाए जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है हमारा गुरुत्व बांध। कौन सा, गुरुत्व बांध, जिसको हम ग्रेविटी बांध भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बांध भी बोल देते हैं। दूसरा आता है हमारा इसके अंदर चाप बांध, जिसको हम बोल देते हैं आर्क बांध। क्या बोलते हैं हम इसको, आर्क डैम बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे हम, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा आता है एम्बैंकमेंट, हमारा डैम आता है जिसको हम बोलते हैं तटबंध बांध।
और यही जो बांध है ना वो हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तटबंध जो बांध है। अब हम बात करते हैं ये हमारे कैसे दिखाई देते हैं। देखो गुरुत्व बांध जो होता है, जिसको हम ग्रेविटी बांध भी बोलते हैं, ये भी लिख देती हूँ साथ में, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ। ऑप्शन में ग्रेविटी बांध दे रखा हुआ आपका, ठीक है, ग्रेविटी बांध, या फिर हम इसको आर्क, ग्रेविटी बांध लगा दो, डैम लगा दो, कुछ भी लगा दो आप, आर्क डैम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा एम्बैकमेंट, तो इसको हम एम्बैकमेंट डैम भी बोल देते हैं। अच्छा, ये जो हमारा एम्बैकमेंट डैम होता है ना, ये हमारा 2 टाइप से बनाया जाता है। कैसे? एक होता है अर्थफील, हमारा अर्थफील जिसके अंदर हम मिट्टी के आधार पर बनाते हैं। एक होता है हमारा रॉक फील, यानी कि चट्टानों के आधार पर भी हम इसको बनाते हैं। 2 टाइप से होता है, बट हमारे हरियाणा में जो बनाए गए हैं वो हमारे अर्थफील ही बनाए गए हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि रॉक फील भी हमारा एक इसका टाइप होता है, किसका? एम्बैकमेंट का होता है। अब देखो ये गुरुत्व जो बांध होता है ना, ये क्या होता है? देखो इसकी जो शेप होती है वो कुछ ऐसे होती है। एक हमारा ये बेस होता है, इसके ऊपर हमने जैसे कि एक दीवार खड़ी कर दी है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ है ना पानी भरा हुआ है बहुत सारा, देखो मैंने यहाँ बहुत सारा पानी भर दिया है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो पानी है वो इसके ऊपर बल तो डालेगा ना, फोर्स तो ये डालेगा। अब देखो इसको अगर हम कोई सहारा नहीं देंगे तो ये जो पानी इस पर डालेगा तो ये दीवार कभी ना कभी कमज़ोर होकर ऐसे टूट जाएगी ये, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको हमने फ्लो करता हुआ एक और इसके ऊपर दीवार बना दी हमने, ठीक है। अब इसको सपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि त्रिभुजा आकार में हमारा जो ग्रेविटी डैम है वो हमें दिखाई देता है। एक हमने बेस बना दिया है, एक दीवार खड़ी कर दी है, यहाँ हमारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसको हमने फ्लो करता हुआ एक नीचे और दीवार बना दी है ताकि इसको सपोर्ट मिल जाए और हमारा जो ये बांध है ये कभी टूटे ना। तो त्रिभुजा आकार का जो हमें डैम दिखाई देता है बाहर से, वही हमारा क्या होता है? ग्रेविटी डैम होता है, या फिर हम इसको गुरुत्व बांध बोल देते हैं। आर्क डैम क्या होता है? अब देखो हमारी एक चाप होती है ना, आर्क होती है, वो इस टाइप का होता है ये, ठीक है ना। इसके अंदर हमारा यहाँ पानी भरा हुआ जाता है, तो ये हमारा आर्क टाइप का होता है, ठीक है। ये आर्क डैम है ना, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। हमारे हरियाणा में तो है ही नहीं है, भारत में एक है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तटबंध जो होता है वो कैसा होता है? तटबंध इसी के जैसा होता है, जैसे ये मैंने एक इसका बेस बना लिया है, इसमें ना सीधी दीवार नहीं खड़ी करेंगे हम, इसमें दोनों ही हमारी टेढ़ी रहेगी और कुछ इस तरीके से हमारा ये बना होता है। इसके अंदर यहाँ जल भरा होता है। देखो ये जो होता है ये थोड़ा हमारा ज़्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि इसको यहाँ भी सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे इस तरीके से इसको ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये जो हमारा तटबंध बांध जो है वो हमारा ज़्यादा बनाया जाता है, कहाँ? हमारे हरियाणा के अंदर। तो ये इस टाइप की इनकी शेप होती है, ये हमारे प्रकार होते हैं किसके? बांध के। समझ में आ गए होंगे ना आपको? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं गुरुत्व बांध और इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुत्व बांध के बारे में। तो गुरुत्व बांध की अगर हम बात करते हैं, ग्रेविटी डैम की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे भारत में जो सबसे ऊंचा डैम है ना, जो भारत में सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है, ग्रेविटी बोल दो आप इसको, या फिर आप इसको गुरुत्व बोल सकते हो। जो गुरुत्व बांध है वो हमारा कौन सा है? वो हमारा भाखड़ा बांध है। कौन सा है? भाखड़ा बांध है। अब आप बोलोगे भाखड़ा बांध कहाँ पड़ता है जी? तो भाखड़ा बांध जो पड़ता है वो हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र, हमारे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र बोल दो, या फिर बिलासपुर आप गांव बोल सकते हो। बिलासपुर गांव के अंदर सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है। सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया जो हमारा बांध है वो हमारा भाखड़ा बांध है, जो कि सबसे ऊंचा है भारत का। कौन सा? ग्रेविटी डैम है। ये आपको पता होना चाहिए, ये तो आपने याद कर लिया होगा। अगर हम बात करें आर्क डैम की, हम बात करते हैं तो हमारे हरियाणा में तो कोई आर्क डैम है ही नहीं हमारा। भारत में एक है हमारा, कौन सा है? आर्क जो है वो इडुक्की के नाम से है। इडुक्की हमारा एक आर्क डैम है जो कि भारत में है। और कहाँ है ये है हमारा केरल राज्य के अंदर। और केरल राज्य में हमारी एक नदी बहती है, आप सभी को पता ही होगा, पेरियार नदी बहती है। तो पेरियार नदी के ऊपर हमारा ये बनाया गया है, कौन सा? इडुक्की, या फिर जो आर्क डैम है। हरियाणा में हमारा एक भी इडुक्की आर्क डैम नहीं है। एक चैक मिट्टी का बना हुआ डैम हमारा ज़रूर है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट भारत में आर्क डैम या फिर चाप बांध है ना, वो हमारा कोई भी नहीं है। ये हमारा भारत में एक है, इडुक्की के नाम से है, केरल राज्य में पड़ता है और पेरियार नदी पर बनाया गया है। तो गुरुत्व बांध, आर्क डैम आपने समझ लिए होंगे। अब हम आगे बात करें किसके बारे में, कि हरियाणा के अंदर हमारे कौन कौन से बांध है उनके बारे में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हरियाणा के बांध के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। इसको मैं साफ़ कर देती हूँ ना, इसको साफ़ कर देती हूँ। देखो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे हरियाणा के बांध के बारे में। सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा ताजे वाला। कौन सा आता है?
ताजे वाला बांध आता है। अब देखो जो भी हम बांध पढ़ेंगे ना उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारा बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है, कौन से ज़िले में बनाया गया है, किस टाइप का है और उसका निर्माण कब हुआ है। बस इतनी ही बात हमें ध्यान रखनी है एक बांध के बारे में हमारे हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ताजे वाला जो हमारा बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो ये हमारा यमुना नदी पर बनाया गया है। ठीक है, अब यमुना नदी जो है वो कौन से ज़िले के अंदर है, आप सभी को पता है यमुनानगर ज़िले के अंदर है ये हमारी। ठीक है, अच्छा फिर इसका निर्माण जो है वो कब किया गया था, 1873 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा हम बात करें किस टाइप का है, तो ये हमारा तटबंध टाइप का है और तटबंध के अंदर भी ये हमारा अर्थफील है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। वैसे तो हमारे ज़्यादातर अर्थफील ही है यहाँ, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें ताजेवाला जो बांध है वो कौन से गाँव में है, तो ताजेवाला नामक ही एक गाँव है हमारा, ताजेवाला नामक एक गांव है हमारा जो कि छछरौली तहसील के अंतर्गत आता है, उसी के अंदर हमारा ये बांध बनाया गया है। इस बांध के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो बांध है इसको ना हम हरियाणा का क्या बोलते हैं, हम इसको हरियाणा का स्वर्ग स्थान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हरियाणा, इसको हरियाणा में, हरियाणा का नहीं, हरियाणा में क्या बोला जाता है, द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा। द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा के नाम से कौन से बांध को जानते हैं हम, ताजेवाला बांध को जानते हैं, जो कि हमारे यमुनानगर ज़िले में आता है। यानी कि हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग हम बोल सकते हैं, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग। तो हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग कौन से बांध को बोला जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ताजेवाला बांध को बोला जाता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है ना, ये चीज़ आप कर लोगे। अब देखो 1970 में क्या हुआ, 1970 में गवर्नमेंट ने क्या सोचा, सरकार ने ये सोचा कि इसके अंदर है ना हम कुछ योजना बनाते हैं, कुछ इसको बदलाव करते हैं इसके अंदर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बदलाव करने की योजना बनाई गई थी। अब देखो योजना बनाई गई थी, कोई लागू कोई भी चीज़ की नहीं गई थी, एक योजना बनाई गई थी बदलाव करने के लिए, और उसके फलस्वरूप क्या हुआ था, उसी के फलस्वरूप इसके पास में इसके सपोर्ट करने के लिए क्या बना दिया गया था, एक हथिनी कुंड बैराज बना दिया गया था, एक हथिनी कुंड बैराज बना दिया गया था। इसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको पता है होना चाहिए कि 1970 में सरकार ने योजना बनाई थी, जिसके फलस्वरूप इसी के पास में हथिनी कुंड बैराज बना दिया गया था। ये जो हमारा ताजेवाला बांध है ना, ये बहुत बड़ा बांध था। तो इसी से क्या हुआ था, इसी से हमारी दो नहरें निकाली गई थी। एक बार इसको साफ कर दूँ क्या, मैं लिख लिया होगा ना आपने, लिख तो लिया होगा, साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे। देखो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। ये जो ताजेवाला बांध है ना, क्या हुआ था कि इसी के हमने दो टुकड़े डिवाइड किए फिर, क्योंकि बहुत बड़ा बांध था हमारा, तो दो नहरें हमने इससे निकाली थी। एक तो हमारी पूर्व दिशा में निकाली थी, जिसको हम पूर्वी बोल सकते हैं, एक हमारी पश्चिमी दिशा में निकाली गई थी। इनको हमने नाम दिया पूर्वी यमुना नहर था हमारा ये तो, और वो जो थी वो हमारी पश्चिमी यमुना नहर थी। अब देखो इस साइड जो पड़ता है वो तुम्हारा यूपी पड़ता है, और इस साइड जो पड़ता है वो हमारा हरियाणा पड़ता है। यानी कि पूर्वी यमुना नहर जो है वो हमारे यूपी उत्तर प्रदेश के जो भी हमारे खेत हैं उनकी सिंचाई करेगी, और हमारे जो ये ताजेवाला बांध से एक पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है, ये हमारी हरियाणा के खेतों की सिंचाई करेगी। तो इन दोनों में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ताजेवाला बांध से दो हमारी नहर निकाली गई थी, एक पूर्व दिशा में जिसको हमने नाम दे दिया पूर्वी यमुना नहर, जो कि यूपी के खेतों की सिंचाई करेगी, और एक साइड हमने नाम दे दिया पश्चिमी यमुना नहर, जो कि हमारे हरियाणा के खेतों की सिंचाई करेगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो ताजेवाला बांध जो है वो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। इसके बारे में आपको इतनी सारी बातें ध्यान रखनी है। बहुत सारे हमारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, स्पेशली इसका निर्माण बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो आता है हमारा इसके अंदर हथिनी कुंड बैराज। कौन सा आता है, हथिनी कुंड बैराज। अब हथिनी कुंड बैराज आपको पता है कि इसी के पास में ही बनाया गया है। तो कौन सी नदी पर बनाया गया होगा, यमुना नदी पर बनाया गया होगा। यमुना नदी के ऊपर है तो कौन से ज़िले में आएगा, यमुनानगर ज़िले में आएगा। कौन से टाइप का है, तो वही है हमारा तटबंध टाइप का है, जिसके अंदर हमारा अर्थफील आता है। अब बात इंपॉर्टेंट क्या है, बात ये है कि इसका जो निर्माण कार्य है वो कब हुआ था। अब योजना कब बनाई, 1970 में। अब ज़रूरी नहीं है कि 1970 में योजना बनी है तो उसी टाइम इसका जो निर्माण कार्य वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको पता है गवर्नमेंट लेट ही करती है हमारे जो भी काम होते हैं। तो निर्माण कार्य हुआ था इसका 1996 में शुरू हुआ था और 1999 में कंप्लीट हुआ था। यानी कि 3 साल में जाके हमारा ये हथिनी कुंड बैराज बना था। 1996 में शुरू, 1999 में कंप्लीट हुआ था। इसके बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इसी हथिनी कुंड बैराज को हम क्या कहते हैं, हरियाणा में
हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग स्थान कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पहले पूछा भी गया है एचएसएससी के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में मछुआरों का स्वर्ग स्थान हम किसको बोलते हैं, तो हम हथिनीकुंड बैराज को बोलते हैं। हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग हम किसको बोलते हैं, तो वो तो हमारा ताजे वाला बांध रहेगा। लेकिन हरियाणा में मछुआरों का जो स्वर्ग स्थान है वो हमारा कौन सा रहेगा, वो हमारा हथिनीकुंड बैराज रहेगा। कर लोगे ना आप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बैराज आता है इसके अंदर वो आता है कौन सा, वो आता है हमारा कृष्णावती बैराज। कृष्णावती बैराज, कृष्णावती नहीं सॉरी कौशल्या बांध बोल सकते हैं इसको, कौशल्या बांध। अब देखो कौशल्या बैराज इसका नाम रखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है ये कौशल्या नदी के ऊपर बनाया गया होगा। ठीक है, अब कौशल्या नदी जो है वो हमारी कहाँ बहती है, तो कौशल्या नदी हमारे पंचकुला में बहती है, यानी कि पंचकुला पिंजौर में बहती है, तो पंचकुला ज़िले के अंदर आएगा ये हमारा। टाइप क्या रहेगा, टाइप वही रहेगा इसका, तटबंध टाइप का रहेगा ये हमारा कौशल्या बांध जो है। अगर हम बात करते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है, तो निर्माण जो इसका कार्य हुआ था वो 2008 में शुरू हुआ था और 2012 में जाके कंप्लीट हुआ था। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौशल्या जो बांध है वो कौशल्या नदी पर बनाया गया है, पंचकुला पिंजौर में बनाया गया है, तटबंध टाइप का है। निर्माण कार्य 2008 में शुरू हुआ था, 2012 में इसका कंप्लीट हुआ था। ये समझ गए हुए ना आप, कौशल्या बांध भी आप कर लोगे। नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है पथराला बांध। कौन सा आता है, पथराला बांध आता है। अब ये जो पथराला बांध है ना हमारा, इसके बारे में एक हमारी खास बात है वो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको बता भी दूंगी मैं इसके अंदर। पथराला बांध जो है वो हमारा सोम्ब नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी के ऊपर, सोम्ब नदी पर बनाया गया है। और सोम्ब नदी जो है वो आपको पता है सभी को यमुना की सहायक नदी है हमारी। ठीक है, तो यमुना की जो सहायक नदी है हमारी उसके ऊपर हमारा ये बनाया गया है, ये भी आपको इसके अंदर अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसका जो निर्माण कार्य है वो हमारा 1875 से लेके 1876 के अंदर हमारा शुरू किया गया था, पथराला जो बांध है इसका। अगर हम बात करें ये किस टाइप का है हमारा ये जो बांध है वो, तो ये जो है ना ये हमारा चैक मिट्टी से बना हुआ है। चैक मिट्टी से हम बोल सकते हैं, चैक डैम हम इसको बोलते हैं, क्योंकि चैक मिट्टी से बना हुआ जो हमारा डैम होता है वो क्या कहलाता है, चैक मिट्टी से बना हुआ हमारा जो डैम होता है इसके अंदर, वो हमारा इसके अंदर काम चलाऊ सा डैम कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा ऐसा मतलब एकमात्र ऐसा बांध है जो कि चैक मिट्टी से हमारे हरियाणा के अंदर बना हुआ है। तो ये आप कर लोगे, पथराला बांध हमारा सोम्ब नदी के ऊपर बनाया गया है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर किसके बारे में, खिलानवाल खोल बांध के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, खिलौने से याद कर लेना आप इसको। क्या है नेक्स्ट हमारा, खिलानवाला खोल बांध। ये जो है ना ये हमारा निर्माणाधीन है, यानी कि बना नहीं है अभी, अभी जैसे कि इसका काम चल रहा है हम ये बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा बांध है वो कौन सी नदी पर बनाया जाएगा, यमुना नदी पर बनाया जाएगा ये हमारा। ठीक है ना, और यमुना नदी है तो यानी कि यमुनानगर ज़िले के अंदर हमारा बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। तटबंध टाइप है, वही हमारी सेम चीज़ है इसके अंदर, निर्माण तो हमें पता नहीं है। तो देखो इसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है कि कितने रुपए की लागत लगेगी, तो देखो इसमें 29.01 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये कितने खेतों की सिंचाई कर देगी, तो ये 9 गाँव जो इसके आसपास हैं, 9 गाँव की 3200 एकड़ ज़मीन की सिंचाई करेगी। ठीक है ना, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे करंट के हैं वैसे तो, क्योंकि ये बन रहा है अभी बना नहीं है हमारा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा खिलानवाला जो खोल बांध है इसको बनाने में कितने रुपए की लागत लगेगी, तो 29.1 करोड़ रुपए की लागत लगेगी और 9 गाँव की 3200 एकड़ ज़मीन की हमारी सिंचाई कर देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको। ये हमारा कौन सा था, ये हमारा 5वां बांध था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ओटू बांध। कौन सा आता है हमारा, ओटू बांध आता है। ओटू बांध की अगर हम बात करते हैं, इसको हम ना किस नाम से जानते हैं, इसको हम बैराज बांध के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बैराज बांध भी हम इसको बोलते हैं। बैराज बांध के साथ में हम इसको धनूर झील के नाम से भी जानते हैं, धनूर झील के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अच्छा, ओटू बांध जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आपको अगर इसके अंदर ध्यान हो तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले तो हम इसका बात कर लेते हैं कि निर्माण जो हुआ है वो 1896 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। और ओटू बांध जो है वो हमारा घग्गर हकरा नदी पर बनाया गया है, घग्गर हकरा नदी पर ये हमारा बनाया गया है। ठीक है, अब घग्गर हकरा नदी जो है
अब मैंने बताया था ना कि घग्गर नदी जो है वो हमारी सिरसा की रानिया तहसील में जाती है, फिर वहाँ पर ओटू नामक गांव में अपना पानी गिरा देती है, उसके पानी को हम स्टोर कर लेते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान आ रहा है तो घग्गर हकरा नदी पर बनाया गया है, यानी कि हम सिरसा की बात कर रहे हैं, सिरसा जिला और रानिया तहसील के अंदर, ठीक है, रानिया तहसील में हमारा ये बनाया गया जिसका नाम क्या है, ओटू बांध है। निर्माण जो इसका हुआ था वो कब हुआ था, हमारा 1896 में हुआ था, जिसको हम बेराज बांध बोलते हैं। इसको हम साथ साथ में क्या बोलते हैं, इसको हम धनौर झील भी बोलते हैं, ठीक है। कर लोगे आप, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट आता है हमारा मसाणी बैराज। नेक्स्ट आता है हमारा 7 नंबर पे मसाणी बैराज आता है। मसाणी बैराज की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ था, ठीक है, इसका निर्माण बहुत लंबे टाइम तक चला था, 1979 से लेके 1989 तक। कब से लेकर हुआ था, 1979 से लेके 1989 तक। अगर हम बात करें ये कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो साहिबी नदी पर बनाया गया है। और साहिबी नदी आप सभी को पता है कि रेवाड़ी में भी आती है, हमारी रेवाड़ी का एक मसानी गांव है, मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले ही। तो साहिबी नदी के रेवाड़ी के ऊपर, रेवाड़ी में साहिबी नदी पर यह बनाया गया हमारा मसानी बैराज जो है, जिसका निर्माण कार्य 1979 से लेकर 1989 तक हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम मोरारजी देसाई थे और उन्हीं के समय हमारा ये बैराज जो है वो हमारा बनाया गया था। ये कर लोगे आप। नेक्स्ट हमारा आता है, वो आता है लाल टोपी बांध। कौन सा आता है, लाल टोपी बांध आता है। लाल टोपी बांध जो है, इसके बारे में हम बात करें तो ये हमारा यमुना नदी पर बनाया गया है। अब यमुना नदी पर बनाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है, यमुनानगर ज़िले के अंदर है हमारा ये, और यमुनानगर ज़िले के अंदर है तो ये भी हमारा तटबंध टाइप का है। कौन सा है, तटबंध हमारा टाइप है इसके अंदर। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। 8 तो हमने कर दी है, एक और पढ़ लेते हैं जिसका नाम क्या है, ये हमारा इम्पोर्टेंट भी है, ये है हमारा अनंगपुर बांध। कौन सा है, हमारा अनंगपुर ये बांध है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 8वीं सदी के अंदर किया गया था। कौन सी सदी में किया गया था, 8वीं सदी में किया गया था। अब आप बोलोगे जी ये जो हमारा अनंगपुर बांध है ये हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो टाइप है ना वो हमारा ग्रेविटी टाइप है, यानी कि हमारा गुरुत्व बांध है ये, ठीक है। और ग्रेविटी में भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक जो हमारी इंजीनियरिंग है ना, हाइड्रोक्लोरिक इंजीनियरिंग पर आधारित है ये, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो हमारी इंजीनियरिंग है उसके आधार पर ये बनाया गया है, ठीक है, इंजीनियरिंग आधार पर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक जो हमारी इंजीनियरिंग है इसके आधार पर कौन सा हमारा डैम बनाया गया है, तो अनंगपुर बांध बनाया गया है। कौन सी सदी में बनाया गया, 8वीं सदी में बनाया गया है, ठीक है। ग्रेविटी टाइप का हमारा ये बांध है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये हमारा यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है, और यमुना नदी पर बनाया गया है तो यमुनानगर ज़िले में होगा। कौन से टाइप का है वो मैंने बता दिया आपको, गुरुत्व टाइप का है, ठीक है। ये आप कर लोगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, लास्ट एक और बैराज हमारा रह गया, इसको साफ कर देती हूँ मैं। लास्ट आता है हमारा, वो आता है ओखला बैराज। कौन सा आता है हमारा, 10 नंबर पे है ना, लास्ट आता है हमारा ओखला बैराज। ओखला बैराज की अगर हम बात करते हैं तो इसका निर्माण आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण हुआ था 1890 के अंदर। कौन सी नदी पर बनाया गया है, हमारा यमुना नदी पर बनाया गया है। कौन से ज़िले में है, तो ऑब्वियस सी बात है यमुनानगर ज़िले में रहेगा ये हमारा, ठीक है ना। तो ये आपको इसके अंदर सारी की सारी बातें जो है वो इसमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तटबंध टाइप का ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये आप कर लोगे। एक चीज़ और बता देती हूँ, एक थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है कि भविष्य में यमुना नदी के ऊपर कौन कौन से बांध बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे। तो 3 बांध हमारे बनाए जाएंगे यमुना नदी के ऊपर, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से, इसमें से एक आता है हमारा लखवार बैराज। कौन सा आता है, लखवार बैराज आता है। एक आता है किसाऊ बैराज। कौन सा आता है, किसाऊ। एक आता है रेणुका बैराज।
ठीक है ना, रेणुका बैराज। तो ये आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि कौन कौन से बांध जो है वो हमारे इन फ्यूचर यहाँ बनाए जाएंगे। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए लखवार बैराज है, किसाऊ बैराज है, और एक जो है वो हमारा रेणुका बैराज है। कौन सी नदी पर बनाए जाएंगे? तो वैसे तो यमुना नदी पर है, ये तो हमारा सीधा ही यमुना नदी पर बनाया जाएगा, लखवार बैराज है। ये इसी की सहायक नदी है हमारी टोंस नदी। तो टोंस नदी पर आपसे पूछा जा सकता है कि टोंस नदी के ऊपर हमारा कौन सा इन फ्यूचर जो है बांध बनाया जाएगा? तो किसाऊ बांध बनाया जाएगा। और ये हमारा गिरी नदी के ऊपर, जो कि हमारी यमुना की ही सहायक नदी है, इसी के ऊपर बनाया जाएगा। इसके लिए 6 राज्यों ने हस्ताक्षर किए थे हमारे। किस किस ने किए थे? हिमाचल प्रदेश ने किया था, उत्तर प्रदेश ने किया था, पंजाब ने किया था, दिल्ली ने किया था, उत्तराखंड ने किया था और हमारे हरियाणा ने। यानी कि 6 राज्यों के जब हस्ताक्षर हुए थे तब जाके इनको परमिशन मिली थी कि एक लखवार बैराज बनाया जाएगा, एक किसाऊ बैराज बनाया जाएगा, एक हमारा रेणुका बैराज भी बनाया जाएगा, जो कि तीनों यमुना नदी पर बनाए जाएंगे। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर मैंने आपको हरियाणा की नदियों का जो भी टॉपिक है, जितने हमारे बांध है, डैम है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी। अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट रहता है तो वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। ओके, थैंक यू क्लास।